सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। वो कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन सत्य की खोज में मुश्किल वहां बढ़ जाती है जहां प्रमाण की कमी खलती हो या फिर प्रमाण ही गलत नजरिए से सामने रखे गए हो। आजकल के बदलते जमाने में किसी भी बात को लेकर हर किसी का अपना विजन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी सोच है और अपनी राय होती है। सवाल यह है कि लोग अपनी राय किस आधार पर बना लेते हैं। मतलब, बचपन से हमें बड़े बुजुर्गों द्वारा सिखाया जाता है कि झूठ बोलना पाप है। इसीलिए झूठी बातों से नफरत करने की हम राय बना लेते हैं। और हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमें पाला पोसा, इस काबिल बनाया कि हम अपनी राय बनाकर जिंदगी जी सकें, वो बन जाते हैं हमारी राय के इंफॉर्मेशन सोर्सेस। अब ये इंफॉर्मेशन सोर्सेस और उनके द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन का मैटर जिंदगी में हर कदम पर जरूरी साबित होता है। किसी भी बात को लेकर हमारी राय हमारे जीवन जीने का तरीका डिसाइड करती है। कोई अच्छाई की राह पकड़ लेता है तो कोई गुमराहियों के रास्ते चल पड़ता है। बड़े बुजुर्ग भले ही हमें अच्छी बातें सिखाएं, लेकिन सभी बातें तो हम नहीं मानते ना। जिंदगी में कभी ना कभी अपनी बात साबित करने के लिए जब हमें झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, तब वो खतरे की घंटी होती है। ऐसी ही कुछ सच्ची और कुछ झूठी कहानियों के आधार पर दुनिया में हमारे भारत और भारतीयों को लेकर, यानी कि इंडिया और इंडियंस को लेकर, हर किसी ने अपनी अपनी राय बना ली है। लेकिन उनके इंफॉर्मेशन सोर्सेस क्या होते हैं? वो कहानियां जो हमें बड़े बुजुर्गों ने सुनाई, या फिर वो कहानियां जो बदलते जमाने के साथ मशहूर होते न्यूज मीडिया, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या किसी और प्रभावशाली संगठनों ने फैलाई हुई होती है? भारत और भारतीयों के बारे में जानने के लिए सही, सटीक और अधिकृत जानकारी का सहारा लेना बहुत जरूरी होता है। भारत की कई सारी संस्थाएं इन मुद्दों पर रिसर्च करके स्टैटिस्टिकल एनालाइज करती है, जिससे कि सरकार को ये देश सुरक्षित रखते हुए विकास के मार्ग पर बढ़ाने में मदद मिल सके। ये स्टैटिस्टिक्स यानी आंकड़े किसी मुद्दे पर डीप इंफॉर्मेशन बताते हैं। जैसे कि भारत में कितने प्रतिशत लोग 2 वक्त का खाना खाते हैं, कितने प्रतिशत लोग गाड़ियों में घूमते हैं, कितने प्रतिशत लोगों को मोटरसाइकिल पसंद है, या कितने प्रतिशत लोगों को सरकार की नीतियां पसंद हैं। ऐसे कई सारे छोटे मोटे सभी प्रकार के सवालों का जवाब हमें इन स्टैटिस्टिक्स में मिलता है। ये आंकड़े देश के डेवलपमेंट में, देश की हर नीति में, देश के बारे में लिए गए हर डिसीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इनफैक्ट ये आंकड़े ही देश की हर मूवमेंट डिसाइड करते हैं। इसलिए भारत और भारतीयों को जानने के लिए भी इन स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। बिना सही स्टैटिस्टिक्स के भारत के बारे में सही राय नहीं बन सकती है। नमस्कार, कुकू एफएम की इस खास पेशकश में हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसी किताब का हिंदी अनुवाद, जो किताब आपको भारत और भारतीयों के बारे में स्टैटिस्टिक्स के जरिए सही जानकारी देती है। तो हो जाइए तैयार स्टैटिस्टिक्स की दुनिया के सफर में भारत देश की सही पहचान से रूबरू होने के लिए। रुक्मणी एस द्वारा लिखित होल नंबर्स एंड हाफ ट्रूथ्स के हिंदी अनुवाद के साथ। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर वॉल्स नंबर एंड हाफ ट्रूथ। इसकी राइटर हैं रुक्मणी एस। मैं हूं आरजे सलीम सुहानवे। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। परिचय। इंडियन डेमोक्रेसी के अहम हिस्से कैसे काम करते हैं? ऐसा महसूस हो सकता है कि हम इन सवालों के जवाब पहले से ही जानते हैं। न्यूज़पेपर और नाइट टीवी शोज पर आपको समझाने वाले कई सारे विशेषज्ञ मिल जाते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि भारतीयों की सोच क्या है, उनकी क्या भावनाएं हैं और वो क्या करते हैं। आपको किसी उबेर पुल में सफर करते वक्त या किसी रात की ट्रेन में सफर करते वक्त हमेशा कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको भारतीय असल में कैसे हैं, इसके बारे में अपनी पेट थ्योरी की कहानियां बताएगा। समस्या यह है कि उनमें कई कहानियां जो सुनने में सच लगती हैं, वो असल में सफेद झूठ के अलावा और कुछ नहीं। वो सब तथ्यहीन हैं। भारत का स्टैटिस्टिकल आर्किटेक्चर बहुत विशाल और प्रभावशाली है, क्योंकि 20वीं सदी के शुरुआती दौर में जनगणना करने वाले एक्सपर्ट्स प्रत्येक भारतीय को डेटाबेस में फीड करने के एक भव्य उद्देश्य के साथ देश भर में फैल गए। एक बहुत बड़े नेशनल सैंपल डेटा में मौजूद हर घर में
बीते हफ्ते में कितने अंडे खाए गए, ये जानकारी डेटाबेस में जोड़ने के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के सर्वे करने वाले एक्सपर्ट्स हाथों में फॉर्म लेकर निकल पड़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देश के हर एक पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर के रिकॉर्ड्स इकट्ठा करता है और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में महिलाओं को बड़ी ही समझदारी से सवाल पूछकर ये जानने की कोशिश की जाती है कि वो कभी किसी प्रकार के घरेलू हिंसा की शिकार तो नहीं हुई है, जिसकी वो कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर पाई। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जन्म और मृत्यु की सारी जानकारी रखता है, जो हमें ये भी बता सकता है कि बिहार की तुलना में केरल में कितने नवजात शिशु पैदा होने वाले हैं, और साथ ही साथ ये भी बता सकता है कि हर साल कितने भारतीयों की मृत्यु होती है, उनमें कितनी मौतें बेहिसाब हो जाती हैं और कोविड की वजह से कितनी अतिरिक्त मौतें हुई हो सकती हैं। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च जैसी प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर सर्वे करके ये सुनिश्चित करती है कि गवर्नमेंट को सही जानकारियां मिल रही हैं या नहीं। साथ ही उन सवालों के जवाब भी दे सकती है जो सवाल गवर्नमेंट सीधे तौर पर नहीं पूछती, जैसे कि भारतीय कितना पैसा कमा रहे हैं या फिर किस प्रकार का जीवन साथी वो चाहते हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी जैसे संगठन अपने 50 साल के ओपिनियन पोलिंग एक्सपीरियंस के साथ मतदाताओं के विचार और चुनावी निर्णय के बारे में एक विश्व स्तरीय सर्वेक्षण करते हैं। सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जैसी नई प्राइवेट सर्वे करने वाली संस्था नेशनल लॉकडाउन जैसी गंभीर परिस्थितियों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के बारे में हाई फ्रीक्वेंसी पैनल डेटा मुहैया कराती है, जिससे सरकार को आने वाली मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए पहले से तैयार रहने का मौका मिलता है। लोक फाउंडेशन जैसी प्राइवेट संस्था काफी पैसा इन्वेस्ट करके उन प्रश्नों पर सर्वे कराती है जो भारतीय जीवन शैली के अंदर झांकने का मौका देती है, जैसे कि भारतीय लोग कामकाजी महिलाओं के बारे में कैसा सोचते हैं, या फिर अन्य जातियों के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। इन सब के बावजूद भी डेटा के बारे में जानकारी न लेकर या फिर गलत डेटा की जानकारी के आधार पर लोग भारतीयों के बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। वो मान लेते हैं कि यहाँ वोट बैंक है जहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। वो मानते हैं कि लोग ऐसी वजहों के बारे में सोचकर मतदान करते हैं जो असल में उनके निर्णयों से जुड़ी नहीं होती। वो तय कर लेते हैं कि ये कम आमदनी वाले मिडिल क्लास लोग हैं। वो अर्बन एक्सप्लोजन और किसी बाढ़ की तरह बड़ी तादाद में माइग्रेंट्स के घुस आने की कल्पना करते हैं। ऐसी सोच के साथ बुनी कहानियां बार बार दोहराने पर सच लगने लगती हैं और राजनीतिक मुद्दा बन जाती हैं। समस्या यह है कि स्टैटिस्टिक्स समझने के लिए मुश्किल हो सकते हैं। वो आंकड़े आउटडेटेड या पुराने हो सकते हैं, या फिर आंकड़े मिलना आसान नहीं हो पाता, और इस दौर में भी कम्युनिकेट करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इस बात का दूसरा पहलू ये भी है कि स्टैटिस्टिक्स ही हमें सब कुछ नहीं बता पाते। स्टैटिस्टिक्स के साथ रेफरेंस की जरूरत होती है। राजनीतिक विचारों से हटकर सही इंटरप्रिटेशन के सबके सामने आने की जरूरत होती है। 2004 से मैंने पूरे देश की छोटी बड़ी सभी प्रकार की कहानियों की जानकारी ली है और करीब एक दशक से इंडियन सोशियो इकोनॉमिक डेटा पर काम किया है। तब जाकर कहीं मुझे कुछ कनेक्शन नजर आया है कि इन स्टैटिस्टिक्स में कैसे मेरी प्रोसेस और वो लोग भी जिनका मैंने सामना किया वो सब जुड़ गए। ये आंकड़े जिंदगी जीने के एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहते हैं? क्या हम सटीक आंकड़े नहीं जुटा पाए, या फिर वो नजर में ही नहीं आए? और आंकड़े समझने में आने वाली मुश्किलों को कैसे हल किया जा सकता है? आंकड़े प्रबुद्ध, सशक्त और सर्वोच्च बना सकते हैं। आंकड़े आधुनिक भारत को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। आंकड़े भविष्य की परिस्थितियों को जानने में मदद कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कई बार ये आंकड़े एक्सेप्शनल और सटीक नहीं होते हैं। दुनिया भर में राजनीतिक और सामाजिक ताकतों की खींचतान इन आंकड़ों को प्रभावित करती है। ये आश्चर्यजनक बातों का और सुंदरता का देश है। ये आदर्शवाद का और बलिदान का देश है। ये विश्वास का और हिम्मत दिखाने वालों का देश है। आंकड़े जो प्रभावित नहीं होते हैं और समझने में आसान होते हैं, वो इस मानवता की बारीकियों को भी दिखा सकते हैं। ये आंकड़े पहले से बनी बनाई बेवकूफी भरी कहानियों को बेसलेस साबित कर सकते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स को अपनाने में दिक्कत महसूस होती है, तो ये उस कम्युनिटी का
फेलियर है जो ये जानकारियां जुटाने का और समाज के सामने रखने का काम करते हैं। हर किसी को उन कहानियों को समझना चाहिए जो आंकड़े बताती हैं, और तभी देश के बारे में अपना मत बनाना चाहिए। न सिर्फ ज्यादातर न्यूज रिपोर्टिंग में, बल्कि वर्ल्ड डेटा के हिसाब से भी पिछले कुछ वर्षों में एक खराब पोलराइजेशन बढ़ता दिख रहा है। दुनिया भर को स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते देख भी इस बात पर विश्वास करना इसीलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोगों को पहले प्रोडक्ट को उल्टा करके उस पर लिखी उसे बनाने वाले की जानकारी लेना भी जरूरी होता है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले उन्हें पता करना होता है कि ये प्रोडक्ट किसने बनाया है, इसमें क्या कमी है और इसके बारे में दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, ताकि उन्हें भी ये यकीन हो जाए कि यही सच्चाई है। डेमोक्रेसी को वही लोग अच्छे तरीके से निभा पाते हैं जो इससे पूरी तरह गंभीरता से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन बिना सबूत के इस पर शक करना मुश्किलें बढ़ाने वाला और हानिकारक है। डेटा के साथ गंभीरता से संलग्न होने का तरीका ही डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, और यही सिखाने वाली ये किताब एक टूल किट है। अब डेटा पर एक टिप्पणी जान लेते हैं। सिवाय जहां सिर्फ एक राय जताई गई है, इसके अलावा इस बुक के सभी दावों के पीछे फुटनोट किए गए डेटा का आधार है। सभी मुद्दों के विश्लेषण के लिए हाल ही में जुटाए गए स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया गया है, और सालों की जनगणना के आंकड़े, सर्वे या स्टडीज का स्पष्ट रूप से रेफरेंस दिया गया है। जिस मामले के बारे में आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध हैं, उस बारे में बुक में आधिकारिक सोर्सेज का उपयोग किया गया है। जनगणना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार का चुनाव आयोग, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के उपलब्ध डाटा ही इस बुक का मुख्य आधार है। जो भी प्राइवेट सोर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो सब ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ हाई क्वालिटी के और अच्छी तरह से रिकॉर्ड किए गए सोर्सेस हैं, जो कि ज्यादातर सार्वजनिक रूप से अवेलेबल हैं। इनमें ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, लोकनीति CSDS सर्वे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और केंद्र के साथ सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द CMI कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे और द सोशल एटीट्यूड्स रिसर्च भी शामिल है। स्मॉल साइज सैंपल सर्वे, ऑनलाइन सर्वे या वो सर्वे जिनका मूल डेटा रिव्यू के लिए अवेलेबल नहीं है, ऐसे सर्वेज का इस बुक में इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिवाय उसके जहां कुछ मेंशन किया गया है, ये डेटा पूरी तरह नेशनली रिप्रेजेंटेटिव डेटा के रेफरेंस में है। ऐसे मामलों में जहां डेटा में कुछ खामियां या अधिक जानकारी की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। इस बुक में कोई हिडन वार्निंग या फिर लूप होल्स नहीं हैं जो आपसे छुपाए गए हों। तो चलिए इस बुक की नजर से अब हम जान लेते हैं कि कैसा है हमारा भारत। पुलिस और अदालतों में कैसे उलझ जाता है भारत। पुलिस के आंकड़ों पर और पुलिस की मीडिया रिपोर्टिंग पर विश्वास रखकर भारत में क्राइम की विकृत वास्तविकता और पुलिस फोर्स के लिए हार्मफुल एनकरेजमेंट के बारे में समाज में एक विकृत धारणा बनाई गई है। जनवरी 2013 में सीमा, जो बिहार के एक ग्रामीण इलाके से दिल्ली आ गई थी, वो 19 साल की उम्र के समीर के साथ दिल्ली के पचकुइयां रोड पर बने एक छोटे से मंदिर में गई थी। समीर ने लाल रंग के सिंदूर की लकीर से उसकी मांग भर दी। उन्होंने एक दूसरे को गले से लगा लिया और अब वो अपनी नजर में मैरिड कपल बन गए थे। वो समीर के मूल निवासी घर भाग गए, जो कि बिहार के समस्तीपुर गांव में था। मई महीने तक गर्भवती हुई सीमा को कोर्ट के आदेश पर यंग विमेन शेल्टर होम में भेज दिया गया और समीर को अपने ही यंग लव को किडनैप करके उस पर ज्यादती हमला करने के इल्जाम के अंदर हिरासत में ले लिया गया था। भारत के ऑफिशियल रिकॉर्ड के आंकड़ों में उनकी दुखद कहानी को बलात्कार की बढ़ती संख्या से जोड़ा गया, जबकि समीर को आखिरकार कोर्ट में बरी किए जाने की घटना को भारत में सेक्सुअल क्राइम के लिए लो कन्विक्शन रेट की नजर से देखा गया और इसकी आलोचना करते हुए भयानक घटना माना गया। भारत के आधिकारिक क्राइम स्टैटिस्टिक्स के पीछे भारत की रियल क्राइम की भयानक दुनिया छिपी हुई है और साथ ही इसमें भ्रष्टाचार, दोनों कमजोर और ताकतवर के लिए कानून, ताकत और गुरूर और यहां तक कि प्यार भी शामिल है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दोनों में मौजूद होने की वजह से इन आंकड़ों को महत्व दिया जाता है, जो भारत में अपराध, अपराध की सजा और भारत में जीवन के बारे में एक गहरी
और डिस्टॉर्टेड इमेज बनाते हैं। आधिकारिक आंकड़े अक्सर नॉन क्रिमिनल मूवमेंट को भी गलत तरीके से रिपोर्ट करते हैं। जानबूझकर इन मामलों को अपराध के रूप में रिपोर्ट करने के लिए कानून की गलत धाराओं का इस्तेमाल किया जाता है और अहिंसक अपराधों के मामले को कम करके आंका जाता है। चलती कार्स और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें। भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ही अपराध के आंकड़ों का एकमात्र ऑफिशियल सोर्स है। 1950 से हर साल पब्लिश होने वाली एनसीआरबी की वार्षिक क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट ही भारत में अपराध के बारे में जानकारी देने वाला कई सारे टेबल और रेफरेंसेस का एक छोटा स्वरूप है। इसमें विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए अपराधों की संख्या शामिल है, साथ ही शिकायत और शिकायतकर्ताओं के बारे में कुछ डेमोग्राफिक जानकारी, जैसे कि अपराधी की दोष से मुक्ति हुई या दोष साबित हुआ के बारे में जानकारी, या फिर अपराधी को जेल की सजा होने के या बरी होने के मामलों के आंकड़े मौजूद हैं। एनसीआरबी के आंकड़े पुलिस स्टेशन से ही आते हैं। जब शिकायतकर्ता किसी पुलिस स्टेशन से संपर्क करते हैं, तब पुलिस उनकी शिकायत को एफआईआर में तब्दील करते हैं। सारे पुलिस स्टेशंस की एफआईआर का डेटा पहले स्टेट लेवल पर इकट्ठा किया जाता है और फिर नेशनल लेवल पर जमा किया जाता है, जो कि ऑल इंडिया स्टैटिस्टिक्स बनाता है। कहां, कब और किसके खिलाफ अपराध होते हैं और कितनी बार ये अपराध होते हैं, ये सब जानना डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी होता है। सही और सटीक आंकड़ों से पुलिस फोर्स को अपराध रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में और अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। अलग अलग जगहों के क्राइम रेट का कंपैरिजन करने पर उन जगहों का पता चलता है जहां ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, और साथ ही ये समझने में भी मदद मिलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोशियोलॉजिकल बातें या पुलिस के काम करने के तरीकों की वजह से ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, जो सिटीजन्स और पॉलिसी मेकर्स के हाथों का एक इम्पोर्टेंट हथियार बन सकता है। और इसी वजह से स्टैटिस्टिक्स से किसी जगह पर अपराधों की वजह से पैदा हुई जोखिम के बारे में अंडरस्टैंडिंग निर्माण करते हैं और पुलिस को पब्लिक की सेफ्टी के लिए कार्रवाई करने में मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में लड़कियां उन्हीं कॉलेजेस में जाना चाहेंगी जहां पहुंचने के लिए उन्हें अनसेफ रूट से गुजरने वाली बस का सफर न करना पड़े, भले ही फिर उन कॉलेजेस की गुणवत्ता कम ही क्यों ना हो। फिर भी ज्यादातर लोग एनसीआरबी की प्रक्रिया और पद्धति के बारे में बहुत कम जानते हैं। उदाहरण के लिए एनसीआरबी प्रिंसिपल ऑफेंस रूल नाम के एक सिस्टम का उपयोग करता है। इस प्रोसेस में सभी इंडियन पिनल कोड के तहत दर्ज कथित अपराधों की बजाय एनसीआरबीएफ आईआर से सिर्फ सबसे जघन्य अपराधों के मामलों को स्टैटिस्टिक्स के लिए चुनता है। ये बात जानकर मैं हैरान थी। दिसंबर 2012 में दिल्ली में फिजियोथेरेपी के एक स्टूडेंट के साथ भयानक यौन उत्पीड़न के मामले के कुछ महीनों बाद एनसीआरबी के एक स्टैटिस्टिक्स के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में अननोन फैक्ट के बारे में पता चला। उस बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि ये क्राइम जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया, वो एनसीआरबी के आंकड़ों में सिर्फ मर्डर के जुर्म के तहत शामिल हुआ और यौन उत्पीड़न के मामले में नहीं, क्योंकि एक हत्या की सजा किसी यौन उत्पीड़न के क्राइम से ज्यादा होती है। क्राइम स्टैटिस्टिक्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड होने से रोकने के लिए ये सब मुझे बताया गया था। अगर एफआईआर चोरी करने के लिए होती है तो उसमें एक आईपीसी की धारा हमले के लिए भी शामिल होगी और चोट पहुंचाने के लिए भी एक धारा होगी। उन्होंने बताया कि अगर आप सभी सेक्शंस को शामिल करते हैं तो लोग सोचेंगे कि ये सब अलग अलग क्राइम हैं और इस वजह से नंबर्स ज्यादा दिखेंगे। जब मैंने इसकी सूचना दी तब एनसीआरबी ने पहली बार अपने डिस्क्लेमर में प्रिंसिपल ऑफेंस रूल को शामिल करना शुरू किया। एनसीआरबी डेटा कैसे जमा करता है इसके बारे में नहीं जानने के कारण इससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाती हैं। 2019 में एनसीआरबी के तब के डायरेक्टर ईश कुमार ने मीडिया को बताया था कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया था मोब लिंचिंग और हेट क्राइम के आंकड़े भी रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे। इस तरह के आंकड़े के अभाव में कुछ न्यूज मीडिया संगठनों ने न्यूज को ट्रैक हेट के तहत संकलित करना शुरू कर दिया था। एक कुख्यात और अनिश्चित ऑपरेशन था जो 22 था और जिसके दबाव में न्यूज रिपोर्टिंग असेंबल होती थी। उस वक्त जब अक्टूबर 2019 में एनसीआरबी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, कुमार को ट्रांसफर किया गया था और रिपोर्ट में उस डेटा की गलती की वजह से नई मोदी सरकार के द्वारा इसके दमन के बारे में मीडिया में एक चिल्लाहट शुरू हो गई।
लेकिन सच्चाई यह है कि एनसीआरबी डेटा डालने में सक्षम हो, इसीलिए एक आईपीसी सेक्शन का मौजूद होना जरूरी है। सिर्फ 2 महीने बाद ही सरकार ने संसद में बताया कि मॉब लिंचिंग के लिए हत्या पर आईपीसी की धाराएं ही एकमात्र कानूनी जरिया थीं। एनसीआरबी कोई जादू की छड़ी नहीं हो सकती है कि जो डेटा को प्रकट करता है। कड़ी वकालत और राजनीतिक काम के जरिए उस डेटा के लिए कानूनी ढांचा बनाने का काम पहले होना चाहिए। सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही नहीं, बल्कि अपराध पर की गई ज्यादातर न्यूज रिपोर्टिंग भी एफआईआर के जरिए ही होती है। कभी कभार की साहसिक इन्वेस्टिगेशन के अलावा क्राइम रिपोर्टर्स का काम एफआईआर में लिखे तथ्य को ईमानदारी से पुनः पेश करना होता है, जो कि पुलिस प्रतिष्ठान को खुश रखने का भी एक हिस्सा है। ये एफआईआर पर निर्भरता भी कई सारी समस्याओं से भरी होती है। जबरदस्त बहादुरी के कामों के और कठिन परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करने के साथ भारतीय पुलिस बलों में घनघोर घूसखोरी भी होती है, और वास्तविक अपराध के साथ ऐसी पेचीदा सामाजिक ताकतें भी हैं जिनका असली अपराध के साथ कोई लेना देना नहीं होता। वो भी लोगों को पुलिस स्टेशनों में लाकर खड़ी कर देती हैं। इन शॉर्ट, सिर्फ एफआईआर से बहुत कम जानकारी मिलती है। फिर भी ये काफी हद तक न्यूज रिपोर्टर्स और परिणाम स्वरूप पब्लिक भी यौन अपराधों के बारे में अपनी सोच बनाते हैं, और महिलाएं भी उनकी सुरक्षा की भावना बना लेती हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के आंकड़े आमतौर पर सुर्खियों के साथ होते हैं, जो किसी एक शहर को रेप कैपिटल घोषित कर देते हैं या फिर किसी एक राज्य को दूसरे राज्य के मुकाबले में महिलाओं के लिए ज्यादा असुरक्षित बता देते हैं। उदाहरण के लिए 2019 में द हिंदू में बताया गया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दिल्ली पहले स्थान पर है। दिसंबर 2012 में असॉल्ट के मामलों की वजह से काफी लंबे समय से इंतजार में खड़े यौन हिंसा के मामलों के खिलाफ आंदोलन ने तूल पकड़ लिया। इस आक्रोश को बढ़ाने वाला मीडिया था, जिसने आंशिक रूप से इस एकजुटता से बाहर रहकर और आंशिक रूप से दर्शकों पर चतुरता से नजर रखकर महिलाओं के साथ हुए यौन अपराधों के रिपोर्ट किए गए सभी मामलों को, जो कि अतीत की हद तक हो, उन्हें उजागर करना शुरू किया। हर ऐसी घटना जो रिपोर्ट हुई वो फ्रंट पेज न्यूज बन गई और घटना के सबसे भयानक डिटेल्स को हाईलाइट किया गया। महिलाओं को चलती कारों में खींच लिया गया, एक बाजार में सिडेटिव लेस्ड कोल्ड ड्रिंक दिया गया और अपहरण कर लिया गया या हमला किया गया। इंटरनेशनल मीडिया इंडियाज एपिडेमिक ऑफ रेप की कहानियों से भरा पड़ा था। लेकिन इन मामलों के ट्रायल में जाने के बाद भारत में जेंडर रिलेशंस, सेक्सुअलिटी और सेक्सुअल क्राइम के बारे में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने वाली कहानियां सामने आई। 2014 में मैंने आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार से जुड़े उस हर मामले में दिए गए हर जजमेंट को एग्जामिन किया जो 2013 में दिल्ली 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिया गया था। कुल मिलाकर लगभग 600 केसेस थे। मैंने पाया कि लगभग 1/5 मामलों को इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि उन केसेस में या तो शिकायतकर्ता पेश नहीं हुआ, वो अपने बयान से मुकर गया, या उन्होंने इंसिस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने कभी बलात्कार का आरोप लगाया ही नहीं था, या फिर उन्होंने कोर्ट में स्वीकार किया था कि उन्होंने झूठी शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि ये संभावना थी कि कुछ मामलों में ये महिलाओं पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला गया हो सकता था। 2 मामलों में शिकायतकर्ताओं ने कम्युनिटी के मेंबर्स को उनके बयानों में हस्तक्षेप करने के लिए रेफर किया। कई और मामलों में शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने पैसे के लिए या फिर संपत्ति के विवाद में झूठा केस दायर किया। जाहिर है कि इसके परिणाम स्वरूप उन सबको बरी कर दिया गया। अदालतों के समक्ष पूरी तरह से बहस किए गए 460 मामलों में से सबसे बड़ी कैटेगरी में 189 मामले थे, जो कि कथित तौर पर कंसेंट वाले कपल्स के थे। इनमें ज्यादातर, मतलब इन 189 मामलों में से 174 मामले सीमा और समीर जैसे कपल्स से जुड़े थे, जिनमें समीर सीमा को साथ में लेकर भाग गया ऐसा लग रहा था, और इसके बाद माता पिता ने, वो भी आमतौर पर महिला के माता पिता ने, अपहरण और बलात्कार की पुलिस के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। उनमें कई अंतर जातीय या अंतर धार्मिक संबंधों के मामले शामिल थे। इनमें से 2/3 मामलों में महिला जो कि शिकायतकर्ता थी, उसने पुलिस, डॉक्टर, मैजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश के सामने और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसने लगातार गवाही दी कि वो आरोपी के साथ भाग गई थी और उसके साथ यौन संबंध भी बनाए गए, और ज्यादातर मामलों में उन्होंने आरोपी के साथ शादी कर ली, और कभी कभी आरोपी से बच्चे होने के मामले भी थे, क्योंकि वो आरोपी से प्यार करती थी। एक के बाद एक केस और मेरे साथ इंटरव्यू में इन यंग कंसेंट वाली महिलाओं के परिवारों का बर्ताव चौंका देने वाला था।
परिवार वाले होटल में या कपल के उस दोस्त के घर पहुंच गए थे जहां कपल भाग गए थे और फिर उन्हें वापस अपने घर ले गए थे। परिवार वालों ने उन्हें मारा पीटा और यहां तक कि कपल को घायल तक कर दिया था। एक मामले में तो युवती की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी थी। उन्होंने अपनी बेटियों को धमकी दी तो किसी ने अपनी भतीजी को एसिड की धमकी दी। उन्होंने कई बार महिला को धमकाकर इन्वेजिव मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और कई बार अबॉर्शन के लिए मजबूर किया। युवा महिलाओं ने अपने परिवार वालों से हुए उत्पीड़न के बारे में गवाही दी। उनके माता पिता द्वारा की गई पिटाई के बारे में, बंदी बनाने के बारे में, उनसे मिली धमकियां और उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए या अबॉर्शन के लिए मजबूर किए जाने के बारे में गवाही दी। यहां तक कि उन्होंने कोर्ट के सामने निवेदन किया कि उन्हें उनके पतियों के साथ ही रहने की परमिशन दी जाए। इस बात में कोई शक नहीं कि इन मामलों में महिलाओं के खिलाफ क्राइम हो रहा था, लेकिन किसी एक भी मामले में उनमें से किसी के खिलाफ स्टेट ने मुकदमा नहीं चलाया। दिल्ली के बाकी बचे 67 केसेस में से ज्यादातर कथित रूप से साथ में भागने के मामलों में महिला ने या तो एफआईआर दर्ज कराते समय या मेडिकल चेकअप के दौरान या फिर मैजिस्ट्रेट को दिए बयान में कम से कम एक बार अपनी गवाही में कहा कि वो आरोपी से प्यार करती थी और अपनी मर्जी से उसके साथ चली गई थी। हालांकि फिर अदालत में उसने माता पिता का और प्रोसिक्यूशन के केस का समर्थन किया। एक बार जब लड़की को वापस उसके माता पिता के पास भेज दिया जाता है तब उसके ऊपर जबरदस्त दबाव होता है और वो अक्सर अपना रुख बदल लेती है। लॉयर और एक्टिविस्ट सीमा मिश्रा लखनऊ ने भी ऐसे अनगिनत मामले देखे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि अगर लड़की को पुलिस ने पकड़ने के बाद शेल्टर होम नहीं भेजा और इसके बजाय लड़की को माता पिता के घर वापस भेज दिया तो आप इस बात से सुनिश्चित हो सकते हैं कि वो लड़की का ब्रेन वॉश करेंगे और वो लड़की कोर्ट में अपना बयान बदल देगी। इस बारे में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जानकारी दी कि दरअसल एक मामले में लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने गुहार लगाई कि उसे आरोपी के साथ रहने की परमिशन दी जाए। वो कथित आरोपी के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो एक नाबालिग लड़की थी और उसे उसके माता पिता के घर वापस लौटने के लिए मजबूर किया। नतीजतन सेशंस ट्रायल की गवाही में उसने अपना स्टैंड बदल दिया। जब कपल भाग जाते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं तब उन पर अपहरण के मामले दर्ज करना भारत में कोई नई बात नहीं है। 23 मई 1972 को एक 18 साल उम्र की लड़की जिसका नाम मथुरा था, उसे पूछताछ के लिए महाराष्ट्र के देसाईगंज पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। वहां उस महिला के साथ 2 पुलिसकर्मियों ने रेप किया, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। मथुरा रेप केस के नाम से इस मामले को जाना गया। इस केस ने इंडियन फेमिनिस्ट आंदोलन को प्रेरित किया और ये केस 1983 में भारत में बलात्कार के जुर्म के कानून में बदलाव की धुरी बन गया। लेकिन अक्सर अनदेखी की जाने वाली बात यह है कि वो लड़की आखिर महिला पुलिस स्टेशन में क्यों थी। दरअसल उसके भाई ने पुलिस में ये शिकायत की थी कि उस लड़की को एक लड़के और उसके रिश्तेदारों ने किडनैप किया है। मथुरा उस आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी और ये बात उसके भाई को मंजूर नहीं थी। उन्होंने उस लड़के और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के तहत अपनी बहन की किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कराई, जिसकी वजह से उस लड़की को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। कानूनी प्रक्रिया ने अनिवार्य रूप से किया गया था तो अपनी बहन की पसंद को नकार कर खत्म करने के लिए एक डिसअप्रूविंग भाई को क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल करने की ताकत दे दी। और यही अखबारों की सुर्खियों से चलती कार्स और कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, ये साबित करने के लिए कि उनकी बेटी या बहन ने आरोपी आदमी के साथ भागने का विकल्प नहीं चुना था। शिकायतकर्ता पिता या भाई को ये दिखाना चाहिए कि वो लड़की की मर्जी के खिलाफ उसे ले गया। पुलिस मूविंग कार्स बनाने के लिए कदम उठाती है जो युवा लड़कियों का अपहरण करती हैं, या फिर सिडेटिव लेस्ड कोल्ड ड्रिंक्स जो पीड़ित को बेहोश कर देती है और अपने बचाव में भागने के भी असमर्थ बना देती है। सिर्फ एफआईआर पर नजर डालें तो 2013 में दिल्ली में बलात्कार के सबसे ज्यादा मामलों के अंदर टीनेजर्स को शामिल किया गया था, जिनका किडनैप और असॉल्ट करने से पहले उन्हें नशीली चीजों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स दी गई थी। पुलिस अधिकारियों और न्यायाधीशों के साथ बातचीत करके ये पता चला कि पुलिस स्टेशंस में यौन उत्पीड़न के मामलों को रिकॉर्ड करने के लिए एक इनफॉर्मल स्क्रिप्ट को फॉलो किया गया। मधु मेहरा, फेमिनिस्ट लॉयर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट, कहती हैं कि उनकी स्टडीज में से भी यही बातें पता चली हैं। मामले को ऐसा दिखाने के लिए जैसे कि लड़कों का अपहरण कर लिया गया था और वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ नहीं गई थी,
कि उसकी मां सहमति कानून की नजर में दोषित थी, नशीली चीजों का एक एलिमेंट एफआईआर में जोड़ा गया था। आमतौर पर एक कोल्ड ड्रिंक लेस्ड विद सेडेटिव, इनमें से कोई भी कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। मैंने जिन 583 मामलों को देखा, उनमें से एक में भी पुलिस नशे की चीजों के किसी भी सबूत को पेश करने में सक्षम नहीं थी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल जैसे स्मोकिंग गन थी, जो कभी दिखाई ही नहीं दी। ये स्थिति और भी बदतर होने वाली है। पिछले कुछ दशक में भारत में हिंदू राष्ट्रवादी समूहों ने एक सिद्धांत प्रचलित किया है। वो इसे लव जिहाद का नाम देते हैं। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को लालच देकर यौन संबंध बनाने के लिए और शादी करने के लिए, ताकि उनके धार्मिक विश्वास को दुनिया भर में और फैलाया जा सके। इंडियन मेन स्ट्रीम ने इस बात का एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंज कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन इस विचार ने अब भारत के हिंदू राइट विंग के बीच काफी मजबूत पकड़ बना ली है। 2020 में 3 भारतीय राज्यों में राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी का शासन था, जो केंद्र सत्ता में भी है। उन्होंने महिलाओं को धर्म परिवर्तन के इरादे से शादी के लिए मजबूर करने वाले पुरुषों के लिए सख्त कानून लाए और इंटररिलीजियस कपल की सहमति पर रेस्ट्रिक्शंस भी जोड़ दिए। ये मामले कोर्ट में खड़े होते हैं या नहीं, या फिर ऐसा लगता है कि ये इररिलेवेंट मामले हैं? भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में नए कानून के पारित होने के पहले कुछ महीनों में, जहां 1/5 आबादी मुसलमान है, दर्जनों युवा मुस्लिम लड़के एक हिंदू लड़की से पिज्जा डेट के लिए मिलने जाने के अपराध के तहत गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस के आंकड़ों में ये अपहरण और बलात्कार के मामलों में शामिल हो जाएंगे और मीडिया में आगे महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के सबूत के रूप में सामने आएंगे। एक बार फिर यहां अपराध हो रहा है, बस ये वो अपराध नहीं जो रिपोर्ट किया जा रहा है। कठिन समय और बुरे कानून। अक्टूबर 2013 में सीमा और समीर के मामले में फैसला करते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा, यह केस जुडिशियल सिस्टम को सामना करना पड़े ऐसी एक 12 मासी समस्या खड़ी कर सकता है। इस केस की तरह साथ में भाग जाने के मामलों के लिए जुडिशियल रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? पुलिस स्टेशन और कोर्ट में ये जीवन का नाटक इनेक्ट किया जाता है, प्ले किया जाता है और हर रोज दोहराया भी जाता है। उनके सामने पेश इस मामले में न्यायाधीश शर्मा ने कहा, यह केस एक यंग लव का नाटक है, जहां हमारा बेकार और क्रूर समाज और न्याय प्रणाली ने दोनों प्रेम पंछियों को अलग करके उन्हें एक कड़वा सबक सिखाया है। इस मामले में जज शर्मा समीर को बरी कर सके क्योंकि उस वक्त सीमा की उम्र 18 साल के आसपास थी, जबकि उस समय कंसेंट सेक्स करने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 16 साल की होनी आवश्यक होती थी। हालांकि आज समीर को दोषी ठहराया जा सकता था। दिसंबर 2012 के दिल्ली में यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर बड़े पैमाने पर जनता के गुस्से का सामना करने के बाद इंडियन पार्लियामेंट ने प्रॉब्लमेटिक कानूनों की एक श्रृंखला पारित कर दी। 2013 में एक महिला की सेक्सुअल एक्ट को सहमति देने की उम्र को उसे 16 साल से बढ़ाकर 18 साल की कर दिया गया था। एक बलात्कार के आरोप को अब अपहरण के आरोप के साथ भी जोड़ा जा सकता है और यह कानून रिश्तों के लिए पारिवारिक आपत्ति के कारण लाया गया, जहां महिला एक किशोरी है या उसके अर्ली 20s में है, जिसकी वजह से अगर कपल अदालत में यह साबित कर सके कि उस समय महिला की उम्र 18 साल की थी, फिर भी परिवार के पास पहले से ही इच्छा के अनुसार परिणाम होगा, जो कि कपल को एक दूसरे से अलग कर देना, लड़के को गिरफ्तार कर लेना और लड़की को या तो उसके माता पिता की कस्टडी में वापस भेज देना या स्टेट द्वारा चलाए जाने वाले शेल्टर होम में भेज देना। दिल्ली के ज्यादातर मामलों में एफआईआर में कहा गया है कि युवा लड़की 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच थी और अदालत को तय करना था कि क्या वो सब नाबालिग थी और किस मामले में आपसी सहमति से बनाया गया सेक्सुअल रिलेशन भी वैधानिक बलात्कार माना जा सकता है। इनमें से 10 मामलों में अदालत ने भी माना कि रिलेशनशिप आपसी सहमति से बनाया गया था और उस कपल ने शादी भी कर ली थी। इसके बावजूद लड़की नाबालिग होने के कारण लड़के को वैसे भी दोषी ठहराया गया। 2015 में मैंने मुंबई के 2 सत्र न्यायालयों में यौन उत्पीड़न के सभी 142 मामलों का विश्लेषण किया, जिनमें से इसी तरह के निष्कर्ष निकले। सभी केसेस में से 1/4 ऐसे केसेस थे जिनमें माता पिता ने लड़कों के खिलाफ, जिनके साथ उनकी युवा बेटियां भाग गई थीं, अपहरण और दुष्कर्म के मामले दर्ज करवाए थे। इनमें से कई सारे अंतर जातीय और अंतर धार्मिक कपल थे और कईयों ने बताया कि उनके माता पिता ने उनके इस रिश्ते का विरोध किया था। इन 33 मामलों ने एक समान पैटर्न को फॉलो किया था। एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें लड़की को नाबालिग बताया गया था, भले ही बाद में अदालत के अंदर यह साबित हो जाएगा कि वो 18 वर्ष की थी।
या लगभग 18 के आसपास थी। जोड़े को आमतौर पर राज्य के किसी दूसरे हिस्से से या किसी दूसरे राज्य में पुलिस के जरिए पकड़ा जाएगा। युवा लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके साथी को चिल्ड्रन शेल्टर भेज दिया जाएगा। ऐसे ही एक मामले में एक शिकायतकर्ता ने कहा कि मैं आधी रात को उसके साथ भाग गई और हमने शादी कर ली। फिर हम असम में उसके रिश्तेदार के पास रहने लगे। जब पुलिस ने हमें पकड़ लिया, तब मैंने उनसे कहा कि मैं एक एडल्ट हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे 2 ऑप्शन दिए, या तो अपने माता-पिता के पास वापस चली जाओ या फिर डोंगरी चली जाओ, जो कि एक स्टेट द्वारा चलाए जाने वाला चिल्ड्रंस होम है। मैं डोंगरी चली गई थी, लेकिन वो एक बहुत ही भयानक अनुभव था, जब तक कि मेरे पति को बरी नहीं किया गया था। अगर मैं स्ट्रांग नहीं थी और पहले से ही हमारे बच्चे के साथ गर्भवती नहीं होती, तो शायद मैंने हार मान ली होती। सिस्टम से परे, खासतौर पर जजेस के बीच में इन सहमति वाले कपल के लिए कंसर्न और सिंपैथी नजर आई। दिल्ली के कुछ जजों ने इन लोगों को सुनाई सजा उतनी ही थी जितना समय वो पहले ही जेल में बिता चुके थे, या 1 हफ्ते के टोकन तक ही सजा थी। हालांकि इस तरह का विवेक एक और 2013 में पारित अमेंडमेंट से छीन लिया गया। दिसंबर 2012 के बलात्कार के मामलों पर जनभावना के रेस्पॉन्स में, जबकि बलात्कार के कानून बहुत शिथिल थे, उस वक्त युवा कपल्स का एज डिफरेंस, जिसे एज प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है, उस मामले में अगर यौन संबंध आपसी सहमति से हुआ हो, तो उसे ध्यान में रखकर विवेक का इस्तेमाल करके सजा कम करने के अदालतों के अधिकार छीन लिए गए। एक ही में युवा लड़की के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में युवा लड़के को पाइडोफाइल्स की कैटेगरी में रखा गया। हाल के वर्षों में भारत में नाबालिगपन और क्राइम को लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। इनमें दोनों प्रकार हैं, बच्चों के खिलाफ क्राइम और कथित तौर पर उनके द्वारा किया गया क्राइम, विशेष रूप से सेक्सुअल क्राइम। वहीं पिछले 5 साल में बच्चों पर यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या बढ़ी है, जबकि ज्यादातर अन्य हिंसक अपराधों की दर कम हुई है। लेकिन दिल्ली के मामलों को करीब से देखने पर पता चलता है कि सहमति से यौन संबंध बनाने वाले युवा कपल के बीच के संबंधों को अक्सर एफआईआर की स्टेज पर रेप ऑफ ए माइनर, यानी नाबालिग का बलात्कार के रूप में दर्ज कराया गया। जुवेनाइल अपराधियों के लिए कड़ी सजा मांग की जड़ें भी कपल एक्स फोर्सेस के इंटरप्ले में पाई जाती है। दिसंबर 2012 के यौन उत्पीड़न मामले में एक नाबालिग के शामिल होने की खबर और साथ ही साथ अवैध रूप से उसके मुस्लिम होने की जानकारी के लीक होने के कारण ये मांग की गई कि लड़के पर रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और उसे सजा भी एक वयस्क के रूप में ही सुनाई जाए, क्योंकि उस समय का कानून इसकी अनुमति नहीं देता था। भारत सरकार ने इंडियाज प्रोग्रेसिव जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन किया, जिसके तहत 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को जिन पर जघन्य अपराध का आरोप लगाया गया हो, उन पर रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दे दी गई। जबकि भारत में अब भी ऑफिशियल वयस्कता की उम्र 18 वर्ष की ही है। यदि एक 17 वर्षीय लड़का लिप्त है 15.5 साल की लड़की के साथ, अगर 17 साल उम्र का लड़का अगर आपसी सहमति से भी यौन संबंध बनाता है, तो भी उस पर रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में बलात्कार और अपहरण के लिए एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। और उस परिस्थिति में कोर्ट के पास भी उसे कम से कम 10 साल की जेल की सजा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। लो कन्विक्शन रेट किसकी गलती है? बलात्कार के 460 मामलों में से दिल्ली की अदालतों के सामने पूरी तरह से बहस हुए अन्य 109 मामले, जिनमें ब्रीच ऑफ प्रोमिस टू मैरी के मामले थे, मतलब जिसमें महिला ने शिकायत की थी कि सेक्स करने के लिए उसकी सहमति हासिल करते वक्त उससे शादी करने का झूठा वादा किया गया था और फिर बाद में उस व्यक्ति ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, भले ही कानून अनुमति देता है। भले ही कानून ऐसे अपराधों को सजा देने की परमिशन देता है, फिर भी अदालतें इस तरह के मामलों में किसी को दोषी ठहराने के लिए अनिच्छुक दिखाई देती हैं, खासकर तब जब वो शिकायतकर्ता एजुकेटेड हो। 109 में से सिर्फ 12 मामलों में दोष सिद्धि हुई और इनमें से ज्यादातर मामलों में अपराधी आदमी या तो पहले से शादीशुदा था या फिर शिकायतकर्ता महिला के साथ धोखे की शादी कर चुका था। प्रोमिस ऑफ मैरिज के लिए एक अलग ही स्क्रिप्ट तैनात की गई है। आरोपी को शिकायतकर्ता पर 2 से 13 साल की उम्र के बीच एफआईआर दर्ज करने से पहले असॉल्ट और यौन संबंध बनाने का आरोपी बताया जाता है। एफआईआर कहती है कि आरोपी ने पहले शिकायतकर्ता से शादी करने का झूठा वादा किया और उसने इस वादे के तहत कई सालों तक शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध बनाए रखा, लेकिन आखिर में उसने शिकायतकर्ता की सहमति के बगैर उस पर जबरदस्ती करके यौन संबंध बनाया। एक पुलिस अधिकारी ने खुलकर बताया
कि हम लड़की को बताते हैं कि अदालत जाने के लिए आपको कहना होगा कि कम से कम पहली बार और सबसे हालिया समय में आपकी सहमति के बिना ये सब हुआ था। इन मामलों में प्रोसिक्यूटर द्वारा इस्तेमाल किया गया तर्क ये होता है कि अगर एक महिला किसी आदमी को शादी के झूठे वादे के तहत अपने साथ यौन संबंध बनाने की सहमति देती है तो उसकी ये सहमति फ्री थॉट्स से नहीं होती है, क्योंकि ये सहमति हासिल करने के लिए उसके साथ धोखा किया गया था। हालांकि ऐसे ज्यादातर मामलों में ये साबित करना काफी मुश्किल होता है कि आरोपी का शिकायतकर्ता से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, जब तक कि वो पहले से ही किसी और के साथ शादीशुदा ना हो और पहले से ही शादीशुदा होने की बात छुपाई हो। एक वरिष्ठ दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने समझाया, आप कह सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन जब किसी लड़की का पिता पुलिस स्टेशन में आता है और कहता है कि उसकी लड़की बर्बाद हो गई, तब एक पुलिसकर्मी जरूर पिता का ही पक्ष लेगा। ज्यादातर नहीं, लेकिन एफआईआर एक आदमी को लड़की के साथ शादी करने का निर्णय लेने के लिए, एक कोशिश करने के लिए मजबूर करने का एक तरीका था। ऐसे 1/3 मामलों में महिला ने अदालत में गवाही दी कि वो अब शादीशुदा है और इसलिए अब आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगाना चाहती है। जब उन्होंने 2008 के बाद से मुंबई में यौन उत्पीड़न के 644 मामलों का विश्लेषण किया, जो उन्होंने स्टडी किए थे, या उन केसेस में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किया था, महिलाओं के अधिकार की कानूनी वकालत करने वाले ग्रुप मजलिस ने पाया कि 20% मामलों ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, मतलब शादी का झूठा वादा करके मुकर जाने के मामले शामिल हैं। ऐसे 1/4 मामलों में शिकायतकर्ता महिला गर्भवती थी, जो इस स्थिति की भयानकता उजागर करती है। एक शिकायतकर्ता जो अपना केस हार गई थी, उसने समझाया, आपके परिवार वालों को पता चलता है कि आप किसी आदमी के साथ 5 साल से रिलेशनशिप में हैं और अब वो आदमी अपने परिवार के दबाव में पीछे हटने लगा है। उसने कहा, इससे पहले कि आप समझ सकें कि क्या हो रहा है, आपके पिता और अंकल पुलिस स्टेशन चले गए और आपको मजबूरन इस सब में घसीट लिया। हर कोई आपको यही बताता है कि अगर आप उनके साथ नहीं जाते हैं तो आपकी कभी भी शादी नहीं करेंगे। जजेस, लॉयर्स और पुलिस अधिकारी इन मामलों में सहानुभूति दिखाकर चर्चा करने में कम उत्सुक नजर आते हैं। उसमें से कोई भी मामला कोर्ट में खड़ा नहीं हुआ, सिवाय दिल्ली के उन 12 मुकदमों में दोष सिद्धि देखी गई, जिसमें वहां शादी के वादे का स्पष्ट धोखा नजर आ रहा था, जैसे कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है। दिल्ली में 2013 के ऐसे करीब 600 में से बाकी 162 मामलों की सुनवाई बलात्कार के आरोप के तहत हुई, जो कि सामान्य रूप से नजर आ रहा था। इनमें से लगभग आधे मामलों में आरोपी एक वयस्क पड़ोसी था, जो पड़ोसी की नाबालिग बच्ची को फुसला रहा था या फिर घर के बाहर या अकेली सो रही कमजोर महिलाओं का शिकार कर रहा था। ज्यादातर ये मामले झुग्गियों में हुए और कन्विक्शन रेट करीब 75% से ज्यादा की थी। एक मां जिसने आरोपी को कोर्ट से बलात्कार की सजा दिलाई थी, जिसकी महज 3 साल की नन्ही सी मासूम बच्ची का उसके एक पड़ोसी ने बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया था, उसने रोते हुए ये कहा कि मेरे जैसी माँ को पूरे दिन काम करना पड़ता है और अपने बच्चे के ऊपर हम हर वक्त नजर नहीं रख पाते हैं। उस महिला ने कहा कि मेडिकल जांच और कोर्ट रूम ने उसे डरा दिया था, लेकिन परिवार वालों ने उसका साथ दिया। सिर्फ 12 मामलों में स्ट्रेंजर आरोपी शामिल थे और सभी में कन्विक्शन हुआ। ये अवसरवादी अपराध थे, जिनमें एक पुरुष या पुरुषों का समूह एक कमजोर महिला का शिकार करता है। ऐसी महिला जो या तो घर से भाग आई थी, या वो बेघर थी, या फिर वो एक छोटी बच्ची थी। दिसंबर 2012 का केस, जो इस डेटा सेट का भी हिस्सा था, असामान्य होने के कारण डटकर खड़ा था। ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता की लगातार गवाही ने सबसे अहम भूमिका निभाई। आमतौर पर जजेस भी मेडिकल एविडेंस के अभाव में भी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए तैयार रहते थे। इनमें से एक केस में तो जज ने मानसिक रूप से बीमार एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराया, जबकि वो मानसिक रूप से बीमार नाबालिग लड़की कोर्ट में अपना सर हिलाने के सिवाय और कुछ गवाही भी नहीं दे पा रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो जन सामान्यों में एक पॉइंट ऑफ व्यू बना सके कि पुलिस और न्यायिक प्रणाली बलात्कार की पीड़ितों के खिलाफ खड़ी है। एक्टिविस्ट अक्सर बलात्कार के मामलों में लॉ कन्विक्शन रेट की बात करते हैं, जो कि 2018 में भारत में सिर्फ 27% रहा। जिन न्यायाधीशों का मैंने इंटरव्यू लिया, वो सब भी समान रूप से आग्रह करते थे कि कन्विक्शन रेट को हमेशा उजागर किया जाना चाहिए, ताकि ये समझ में आ सके कि किसी भी केस में उनके सामने आने वाले सबूतों की गुणवत्ता कितनी खराब है या सबूतों की कितनी कमी होती है। इनफैक्ट जजेस के साथ इंटरव्यू में ये साफ हो गया कि एक्विटल रेट स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि कोर्ट से बरी होने वाले मामले और इनकी मीडिया में कवरेज कैसे दिमाग पर भारी पड़ जाती है,
कुछ जजेस ने तो केस की फाइलें खोलकर मुझे दिखाया कि कैसे प्रोसिक्यूटर का पक्ष की साक्ष्य या एविडेंस या फिर अपराध का एक सुसंगत कालक्रम, मतलब कोहेरेंट क्रोनोलॉजी कोर्ट में पेश नहीं कर सके। एक्विटल रेट यानी कोर्ट से बरी होने की दर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारे सामने आने वाले ज्यादातर मामले बलात्कार के नहीं होते हैं, जैसे कि आप लोग उनकी दिसंबर 2012 के निर्भया केस की तरह कल्पना करते हैं। एक जज ने मुझसे कहा, लेकिन जनता सोचती है कि हम आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं। कम से कम मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में दोनों पुलिस और न्यायाधीशों ने कहा कि ऐसे मामलों की सरासर बढ़ती संख्या को देख वो उन मामलों को लेकर संशय में रहते हैं जिनमें शिकायतकर्ता और आरोपी रोमांटिक रिलेशनशिप में शामिल थे। जिन मामलों में एक कपल जो रोमांटिक रिलेशनशिप में होता है लेकिन लड़का अपनी साथी के साथ यौन उत्पीड़न कर सकता है, ऐसे केस के बारे में पूछे जाने पर एक न्यायाधीश ने इसे नकार कर कहा, अगर वो महिला को पीटता है या वहां उस पर असॉल्ट करता है तो ऐसा एक आध मामला हो सकता है, लेकिन ऐसा आम मामलों में नहीं होता है। हालांकि जजेस के फैसलों की मीडिया स्क्रूटनी को ध्यान में रखकर न्यायाधीशों ने आगे जोड़ा कि वास्तविकता जानकर भी वो कभी उनके खिलाफ पक्षपाती नहीं हुए। इस सब का परिणाम ये होता है कि प्रॉब्लमेटिक एफआईआर और मीडिया द्वारा स्टेनोग्राफी का ये नेक्सस न सिर्फ जनता की अपराध और सुरक्षा के बारे में समझ को प्रभावित करता है, बल्कि ये शिकायतकर्ताओं की न्यायिक इच्छा के विश्वास को भी डैमेज करता है। ऐसा नहीं है कि भारत के अपराध के आंकड़े सिर्फ एक भ्रामक तस्वीर ही दिखाते हैं या फिर उन युवा प्रेमी कपल को इन अनचाहे दुख और कष्ट की त्रासदियों में धकेलते हैं, बल्कि ये एक भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी चिंताजनक समस्या है कि भारत में आपराधिक मुकदमे कैसे तय किए जाएंगे। मियो मियो और मुंबई पुलिस। पितृसत्ता और विद्रोही प्रतिस्पर्धा ताकतें सेक्सुअल क्राइम करती हैं, जिस अपराध के भारत में आंकड़े विशेष रूप से एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। लेकिन जरा करीब से इन अपराधों पर गौर करके देखने पर समझ में आता है कि भले ही ये जांच में अलग अलग तथ्य सामने आए, लेकिन ज्यादातर एफआईआर में इसके पीछे एक ही तरह की ताकतें छिपी होती हैं। 2013 में मुंबई पुलिस ने फैसला किया कि उन्हें इस मियाओ मियाओ के बारे में कुछ करना चाहिए। मेफेड्रॉन, जिसे मियाओ मियाओ के नाम से जाना जाता है, ये हर जगह पर बहुत ही सस्ते दामों में और व्यापक रूप से अवेलेबल था और पुलिस को इस अवैध कारोबार को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इस ड्रग का इस्तेमाल नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट मतलब एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध नहीं था। इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने कई सेंट्रल एजेंसीज को इस ड्रग को बैन करने के लिए दरखास्त की। फिर 2013 में तत्कालीन मुंबई सिटी पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने मेफेड्रोन के ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करना शुरू करने के लिए अपनी पुलिस फोर्स को निर्देश दिया, जिसके लिए उनके पास एक बेस ऑप्शन था, आईपीसी की धारा 328, जो कॉजिंग हार्ट यूजिंग अ पॉइजनस सब्सटेंस मतलब जहरीले पदार्थ से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आईपीसी की धारा होती है। मुंबई पुलिस की सही ढंग से सबूत इकट्ठा करने में, सबूतों को लेबल करने में और सबूतों को कोर्ट में पेश करने में असमर्थता, जो कि हर एक केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की टिप्पणियों से सामने आई थी, इसका कारण मूल समस्या स्पष्ट रूप से गलत कानून के इस्तेमाल की थी। एक जज जिन्होंने ऐसे दर्जनों मामले देखे थे, उन्होंने कहा, किसी को हर्ट करने के पीछे आपको उसका इंटेंशन दिखाने की जरूरत होती है। इसे समझना क्या इतना कठिन है? और कितनी बार मुझे ये बात पुलिस को बताने की जरूरत है, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी थी। मुझे एक इंटरव्यू के दौरान शिवदीप लांडे, जो मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल के पुलिस उप महानिरीक्षक थे और अपनी पिछली पोस्टिंग में तंग फिट शॉर्ट स्लीव्ड वाली शर्ट के पहराव की वजह से और अपने ईमानदार आचरण और नेचर की वजह से बिहार के चुलबुल पांडे इस निकनेम से जाने जाते थे और उसी निकनेम के साथ वो मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट में सर्व करने के लिए आए थे। उन्होंने बताया, देखो पुलिस के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए उनके सामने जो भी ऑप्शन अवेलेबल था उसका इस्तेमाल उन्हें करना पड़ा। इस मामले के बारे में सहायक पुलिस आयुक्त बहुत ही स्पष्ट थे। हम उन्हें जेल के अंदर डालना चाहते थे ताकि इस मामले में अपराधियों के बीच कुछ डर पैदा कर सकें। ये बात ज्यादा मायने नहीं रखती कि वो कोर्ट से बरी हो रहे थे। वैसे भी अदालतें हमेशा हमारे सबूतों के साथ कुछ ना कुछ दोष ढूंढ लेती हैं। आईपीसी की धारा 328 के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए कोर्ट को इंटेंशन साबित करने वाले सबूतों की जरूरत होती है। ये कानून आमतौर पर फूड पॉइजनिंग पर लागू किया जाता है। ज्यादातर किसी ड्रग के सहमति से लेन देन के मामले में हर्ट करने का इंटेंशन नजर नहीं आता। नेहा सिंघल, जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सीनियर प्रेसिडेंट फेलो हैं, उन्होंने मुझे बताया, धारा 328 फेल होना तय था
क्योंकि इस धारा के तहत प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना जरूरी होता है कि ये ड्रग उस व्यक्ति को हार्म करने के इरादे से दिया गया था, और ये फेल्योर सबसे व्यापक रूप में हुआ था। जून 2015 से लेकर नवंबर 2016 के बीच मुंबई की सत्र अदालतों में ऐसे कम से कम 100 मामलों में फैसला सुनाया, जिनमें से एक में भी दोष साबित नहीं हो सका। उन मामलों में दायर की गई सारी चार्जशीट लगभग एक ही जैसी थी। शिकायतकर्ता का भाई, बेटा या कोई दोस्त जबरदस्त बीमार पड़ गया था, और पूछताछ करने के बाद पता चला कि उसे अक्यूज ने जबरदस्ती ड्रग्स लेने पर मजबूर किया था। सफेद पाउडर के साथ पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। बाद में पता चला कि ये पाउडर मेफेड्रोन थी। सिवाय इसके कि इनमें से कोई भी मामला कभी भी कोर्ट में स्टैंड नहीं हुआ, और 3 से ज्यादा मामलों में तो पुलिस ड्रग का पोजीशन भी साबित नहीं कर पाई। समय समय पर यह साबित करने के लिए कि आरोपियों के साथ ड्रग्स पाई गई थी, कोई बुनियादी सबूत पेश नहीं किए गए, और दर्जनों मामलों में जजेस ने स्वीकार किया कि पंचाज, जिसका मतलब चश्मदीद गवाह होता है, वो पुलिस द्वारा स्थापित किए गए हैबिचुअल पंचाज मतलब नकली गवाह थे, और फिर हार्म पहुंचाने इंटेंशन भी कोर्ट के सामने साबित करने की जरूरत थी। जिन मामलों की मैंने जांच की, उनमें इंटेंशन साबित करने के लिए पुलिस ने एक्चुअली कोई कोशिश नहीं की। इसका नतीजा ये रहा कि 100% एक्यूज्ड बरी हो गए। कुल मिलाकर लगभग 150 युवाओं को 1 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहना पड़ा, उन आरोपों के तहत जो कि बैड लॉ में शामिल थे, और पुलिस को इस बारे में पहले से ही पता था। लेकिन फिर भी ये सब चलता रहा। किसी ने ये सब रोकने की कोशिश नहीं की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रोसिक्यूटर या फिर इस मामले से जो नाराज थे, वो जजेस, इनमें से किसी ने भी जो चल रहा था उसे नहीं रोका। आखिरकार फरवरी 2015 में एनडीपीएस में मेफेड्रोन को शामिल करने के बाद ये सब खत्म हो गया। मुझसे बात करने वाले 7 एक्विटेड लोगों में से 2 लोगों ने कबूल किया कि उन्होंने पेटी पेडलिंग और ड्रग्स का इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस ने मामले को लेकर बताए तथ्यों से वो सहमत नहीं थे। बाकी 5 ने कहा कि उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। भजनलाल, ये नाम बदला हुआ है, जो कि सेंट्रल मुंबई के सबसे व्यस्त इलाके दादर के पास सब्जी बेचता था। उन्होंने कहा, मेरा एक लोकल पुलिस वाले से कुछ विवाद हुआ था, बस इतना ही। मैं ठीक ठाक सब्जियां बेच लेता हूँ और मेरे पास ये ड्रग्स के लिए टाइम नहीं है। उन्होंने मुझे पकड़ा, शहर के किसी दूसरे हिस्से में मेरी गिरफ्तारी दिखाई और 1 साल के लिए मुझे अंदर रखा। आईपीसी 328 एक गैर जमानती अपराध है। जिन मामलों में मैंने देखा कि इस अपराध के आरोपी ने 1 साल से 20 महीने तक का वक्त जेल में बिताया, उनके नामों को गौर से पढ़ने से ही पता चलता है कि बरी किए गए 148 आरोपियों में से 119 मुस्लिम थे। उस समय के क्राइम स्टैटिस्टिक्स को देखने वाले किसी भी व्यक्ति के में यौन उत्पीड़न के अपराधों की एफआईआर पर अनरिलेटेड रिसर्च के रूप में शुरुआत की थी। उन्हें इन पॉइजनिंग के मामलों को देखकर ऐसा लग रहा होगा जैसे शहर में हड़कंप मच गया हो। ज्यादातर मुस्लिमों द्वारा हड़कंप किया गया और अदालतें भी विक्टिम को मायूस कर रही थी। इस सब में जो बात दबी रही होगी वो ये है कि पुलिस की रिपोर्ट से या मीडिया की रिपोर्ट से भारत के बारे में कोई भी आकलन करना वक्त की बर्बादी करने की एक्सरसाइज है, या इससे भी ज्यादा बदतर आपको धोखा दिया जा रहा है। जब ज्यादा अपराध एक अच्छी बात होती है। देश का हर एक पत्रकार हर अपराध के आंकड़े को छापने से पहले 6 महीने तक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, और पढ़ने वाले लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उस पर अपना ओपिनियन बनाने से पहले खुद से ही अपनी रिसर्च करें। लेकिन इन आंकड़ों को पैदा करने वाले यूनिवर्स को समझना जरूरी है, और इसके लिए उन्हें स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना ही एकमात्र तरीका है। इंडियन क्राइम स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडर रिपोर्टिंग से शुरू होते हैं। ये सिर्फ सेक्सुअल क्राइम के लिए नहीं है। देश की ऑफिशियली दर्ज क्राइम रेट के आंकड़े ग्लोबल एवरेज से कम हैं। ये विकसित देशों की कंपैरिजन में काफी कम है, और यहां तक कि मिडिल इनकम वाले देश के मानकों से भी कम है। 2019 में भारत में सबसे ज्यादा क्राइम रेट 2 से विकसित राज्यों में था, जो कि दिल्ली और केरल राज्य थे। ज्यादातर बाकी भारतीय शहरों और राज्यों में दर्ज क्राइम रेट, सच कहा जाए तो हमारे भरोसे का मजाक उड़ाते हैं। 20 करोड़ से अधिक लोगों के साथ उत्तर प्रदेश ने 2014 में रिवर्स हर्ट के अपराध सिर्फ 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए, जबकि 9 मिलियन से कम लोगों के साथ लंदन ने 2014-15 के लिए अपने पुलिस आंकड़ों के अनुसार असॉल्ट विद इंजरी के अपराध के 70,000 से अधिक मामले दर्ज किए।
यूनाइटेड किंगडम जैसे देश क्राइम रिपोर्टिंग की एक पैरेलल ऑफिशियल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें घरेलू स्तर के सर्वेस के आधार पर क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे के अपराधों को पुलिस में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती है। मगर भारत में अभी तक ऐसा कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जबकि बाकी सर्वे के आंकड़े कुछ क्लूज देते हैं। राजस्थान में क्राइम पर हुए एक बहुत बड़े सर्वे में पाया गया कि ज्यादातर अपराध पीड़ित कभी भी अपने साथ हुए अपराध की जानकारी पुलिस को नहीं देते हैं। सिर्फ 29% अपराध पीड़ितों ने सर्वेक्षण में कहा कि वो अपराध की रिपोर्ट कराने के लिए एक पुलिस स्टेशन गए थे। किसी अपराध की रिपोर्ट न करने के पीछे अपराध पीड़ित की ये मानसिकता थी कि उसके साथ हुआ अपराध उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा सोचने वालों की संख्या 28% थी। इसके बाद सबसे रिपोर्ट न करने के पीछे का ये भी एक कारण था कि अपराध पीड़ितों को विश्वास था कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर सकती। सोचने वालों की संख्या 20% थी, या फिर 17% लोग ऐसा मानते थे कि पुलिस उनकी मदद करना ही नहीं चाहती थी। जिन लोगों ने अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, उनमें से 17% लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। सर्वेयर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने अपराधों की रिपोर्ट देने के लिए डेकॉय मतलब नकली अपराध पीड़ित लोग भेजे गए लोगों में से पुलिस सिर्फ 54% मामलों पर एफआईआर दर्ज करने को तैयार थी। मुंबई और दिल्ली में 2015 में हुए एक सर्वे में दिल्ली में 13% और मुंबई में 15% परिवारों ने एक स्टडी के किए जाने वाले 7 अपराधों में से कम एक का सामना किया था, जिसमें चोरी का अपराध सबसे कॉमन था। लेकिन इनमें से सिर्फ आधे मामलों की रिपोर्ट पुलिस को दी गई और उसमें सिर्फ आधे मामलों की ही एफआईआर दर्ज हो पाई। कुछ अपराध के मामले दूसरों की तुलना में कम रिपोर्ट किए जाते हैं। राजस्थान सर्वे में सेल्फ रिपोर्टेड क्राइम का औसत दर पुलिस रिकॉर्डेड क्राइम के औसत दर से काफी अधिक था, खासकर प्रॉपर्टी से जुड़े अपराधों के मामले में। चोरी के मामलों सर्वे की रिपोर्ट के क्राइम रेट एक्चुअल रजिस्टर्ड क्राइम रेट से 800% ज्यादा था, और लूटपाट के मामलों में तो ये क्राइम रेट पुलिस रिकॉर्ड से 1100% से ज्यादा था। हिंसक अपराधों के लिए डिफरेंस जरा कम हुआ। बलात्कार या छेड़छाड़ के मामलों में